बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अभी तक अगर आपने सेशन को इस चलते हुए सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दो। वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को तैयार करो। स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत ही बेहतरीन सवाल होंगे तो शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया होगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रतिदर्श में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? इनमें से कौन सी, इस आपने आकृति देखी होंगी, ये पैटर्न पर आधारित सवाल है जो पैटर्न आपको दिया जाता है सभी टेट एग्जामिनेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सैंपल्स। ये आपके सामने चित्र बने हुए हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, 10, 12, 15 या 13। बहुत आसान सवाल है, इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इजीली आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। बस डिपेंडेंसी आप पर कि आप इसको कितनी जल्दी करते हैं ये मैं आपसे देखना चाहता हूँ। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है, आप खुद क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चीज़ आपने देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ 2 के बाद 6 के बाद क्या, उसके बाद 20, उसके बाद 30, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं सेशन की बात करता हूँ आपसे, तो आप कैसे इसको समझेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसको आइडेंटिफाई करने में। देखिए अगर मैं आपसे एक बात कहूँ इजीली, तो जवाब मुझे मिल रहे हैं 12। देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, यानी किसका डिफरेंस देख रहे हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अगर मैं इसमें 4 जोड़ता हूँ तो 10 मिलता है, 6 मिलता है। 2 और 4 6 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो 12 मिलता है। 12 में मैं 8 जोड़ता हूँ तो 20 मिलता है और 20 में मैं 10 जोड़ता हूँ तो मुझे 30 मिलता है। यानी 4 6 8 10, यानी हर एक नंबर को अगर मैं जोड़ने की शुरुआत करता हूँ 2 के डिफरेंस से तो मुझे संख्या मिल जाएगी 12, जो कि एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया, आपका जवाब एकदम सही है। 12 आपने आंसर दिया है, दैट इज द गुड आंसर एंड द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। ऐसे छात्र जिन्हें प्रतिदर्श खंड, क्वेश्चन एयर छड़, बीज गणितीय टाइल्स, घन, जियोबोर्ड, 10 ग्राम्स, काउंटर पासा आदि जैसे कार्य अनुभव और जोड़ तोड़ के उपयोग की आवश्यकता होती है, वो होते हैं ए ज्ञानेंद्रिय चरण पर, बी प्रत्यक्ष संक्रियात्मक चरण पर, राधे राधे, सी पूर्व संक्रियात्मक चरण पर, या डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर। यानी स्टूडेंट्स हु आर कॉल्ड सैंपल बुक्स, क्वेश्चनेयर rods, algebraic tiles, you just look like these components and these tools. They are on the sensory phase, direct operational stage, pre-operational stage या formal operational stage। तो आपने कहा फॉर्मल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की यहाँ पर बात की जा रही, जो मुझे आयुष ने कहा है 2 का ए। आप लोग क्या कहते हैं बाकी, क्या सही जवाब है? गुड आफ्टरनून मनोहर जी, क्या ये सही जवाब है? हाँ जी, क्या ये सही जवाब है? तो मैं कहूँगा नहीं, ये अफसोस गलत जवाब है, ये सही जवाब नहीं है। हेलो इमरान, कैसे हैं आप? ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पियाजे, आपने पाइगेट यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण पढ़े होंगे। ये चारों चरण आते हैं, जैसे ये पहले नंबर का होता है, ये दूसरे नंबर का होता है, ये तीसरी अवस्था होती है और ये चौथी अवस्था होती है। ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से अब यानी 15 वर्ष तक ये अवस्थाएं मानी जाती हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं एक बच्चा जो प्रत्यक्ष चीज है, जो मूर्त चीज है, उन चीजों का सहारा लेकर पढ़ने की कोशिश करता है, ऐसी चीजों को समझता है। तो अगर बच्चा मूर्त चीजों का सहारा लेकर पढ़ने की कोशिश करता है, उनके कार्य अनुभव को समझता है, तो वो होता है किस पर? दैट इज प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। वो होता है डायरेक्ट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज ऑपरेशनल स्टेज। तो वो ऑपरेशनल स्टेज का भाग माना जाता है, जो प्रत्यक्ष चीजों के, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपने पढ़ा भी होगा, इसका नाम होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। तो देखो ये सब चीजें मूर्त रूप से सामने होती हैं, जिनको टच कर सकता है बच्चा, फील कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आयुष आपने, दैट इज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक अवस्था तो बहुत बाद में आती है। पूर्व देखो 0 से 2 वर्ष तक तो बच्चा कुछ पढ़ता ही नहीं है, स्कूल में जाता ही नहीं है।
2 से 4 वर्ष तक वो चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ समझता है, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, टूल्स को यूज करना वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर समझता है। इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एनी दिक्कत, एनी परेशानी? नो, वेरी गुड। एक और चलो, पुनीत प्रकार के प्रयोग से व्यास का वृत्त बनाता है, यह निम्न में से कौन सी उपलब्धि को दर्शाता है? पुनीत make circle of the given diameter by the uses of compass. Which of the following achievement does it represent? एक, स्वभाव लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, विषय वस्तु संबंधी लक्ष्य, या फिर प्रक्रिया संबंधी लक्ष्य। इनमें से कौन से लक्ष्य की उपलब्धि यहाँ पर दर्शाई गई है? अगर पुनीत जो है वो दिए गए व्यास के आधार पर प्रयोग करके कंपास का एक सर्कल बनाता है। तो देखते हैं आपका जवाब, हमें क्या मिलने की उम्मीद है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो हम देखेंगे यहाँ पर आयुष, मनोहर, इमरान लगातार कह रहे हैं 3 का भी सी हो सकता है। चलो सी एब्सोल्यूट राइट आंसर आयुष ने दिया। आप सभी लोग क्या कहते हैं? आपकी तरफ से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। मनु ने भी कहा सी, तो बिल्कुल सही बात है। दैट इज विषय वस्तु संबंधी लक्ष्य। इसका मीनिंग समझ लेना एक बार क्या होता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना रहे चीज़ों को समझने में और आप इजीली इसको हैंडल कर पाएं। ओके, तो बता देते हैं आपको हमारा जो काम नहीं कर रहा है हो गया। ओके, तो देखो पूरी प्रकार के प्रयोग से दिए गए व्यास का। अब देखो अगर वो बात करती है प्रक्रिया संबंधी लक्ष्य कब होगा, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सही तो प्रक्रिया संबंधी लक्ष्य भी हो सकता है, प्रोसेस ओरिएंटेड भी हो सकता है। प्रोसेस का मतलब क्या? वो व्रत बनाता है, चाहे वो प्रकार से बनाए, चाहे वो मम्मी की चूड़ी से बनाए, चाहे वो कटोरी से बनाए, चाहे वो कटोरे से बनाए, चाहे वो गिलास को रख के बनाए, वो प्रक्रिया है कि उसके चारों तरफ घूमना गोला बन जाएगा, व्रत बन जाएगा। लेकिन बात हो रही है प्रकार के प्रयोग की, बात हो रही है व्यास की। जो व्यास है, जो डायामीटर है, वो किसका हिस्सा होता है? गणित का। और हम गणित के सवाल पढ़ रहे हैं, तो गणित का सवाल है व्यास कब दिए हुए व्यास का बनाएगा, तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, यानी विषय वस्तु कंटेंट रिलेटेड गोल हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है? विषय वस्तु संबंधी लक्ष्य की वो प्राप्ति करेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इफेक्टिव आंसर आपने दिया है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? 43.2 किलोग्राम बराबर 4320 ग्राम का होता है। एक घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, 0.34 और 0.3040 समान है। 17 मिलीमीटर बराबर 1.7 सेंटीमीटर होता है। 4 का ए बताया गया है तेजी से। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आपके उत्तर तेजी से आ रहे हैं और विद्यार्थी भी अपने उत्तर को तेजी से देते जा रहे हैं। ए एकदम करेक्ट जवाब दिया है आपने, बहुत बढ़िया, आपका जवाब एकदम सही है। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 43.2 में कितने हो जाएंगे? आपने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 43200 यानी 43,200 ग्राम होने चाहिए थे। यहाँ पर लिखे हैं 4,320 ग्राम। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है 4 किलोग्राम 320 ग्राम। ओके, एक घनाभ जो होता है, घनाभ ऐसी शेप होता है ना, ऐसी वाली। और घनाभ में कितने वर्टेक्स होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सही लिखा है। दशमलव के बाद क्रमिक जीरो का कोई मान नहीं होता, यानी आप चाहे इसको 1 0 और लगा दे तब भी वो बराबर रहेंगे। और 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 17 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? बराबर 1.7 सेंटीमीटर, जो कि सही लिखा है। यानी चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन गलत था। 3 क्यों सही नहीं थे वो आपको पता लग गया है। एक और 3 क्यों सही थे ये मैंने आपको बता दिया, गलत कौन सा है वो आपको नहीं खुद बता दिया है। एक और सवाल, बानी सामान्य और दशमलव भिन्नों जैसे 1 से छोटी और बड़ी दोनों को एक संख्या रेखा पर निरूपित करना जानती है, वह किस अवस्था में है ये आपको बताना है। एक, वो संक्रियात्मक अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, मात्रात्मक अवस्था में है, विभाजनात्मक अवस्था में है। यानी बानी knows to represent normal and decimal fraction both similar and larger than 1 on a number line. What stage is she in? In operational stage, in initial stage, in quantitative stage या in split stage और divisional stage। इसको split के साथ क्या बोल सकते हैं आप?
डिविजनल स्टेज भी बोल सकते हैं। ओके, तो 5 का भी आप लोग तेजी से उत्तर देने की कोशिश जारी है और मुझे लग रहा है कि आपका जो आंसर है वो अच्छे से मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। तेजी से आपका आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बड़ा कर लेता हूँ, छोटा दिख रहा हूँ ज़्यादा ही। तो यहाँ पर आपने कहा है एकदम सही जवाब है। क्यों? देखिए, पहले मैं बता दूँ ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले विभाजनात्मक अवस्था के बारे में बात करते हैं। देखो, इनके चारों स्टेप पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों को, इनके चारों स्टेप पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चारों स्टेप नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि वो घुमा के भी पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये चारों स्टेप आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चारों स्टेप कौन कौन से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, समझिएगा। विभाजनात्मक अवस्था को बोलते हैं अगर एक बालक किसी भी संख्या को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता है, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके लिख सकता है, तो वह विभाजनात्मक अवस्था पर होता है। जैसे मैंने कहा 348, तो बच्चे को कैसे लिख सकता है? 300 + 40 + 8। इसको बोलते हैं हम क्या? विभाजनात्मक अवस्था। हाँ बिल्कुल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है ऐसा आयुष, बिल्कुल। मात्रात्मक अवस्था में क्या करता है? बालक एक ग्रुप में चीजों को गिन सकता है, बच्चा एक ग्रुप में चीजों की क्वांटिटी को मेजर कर सकता है इसमें कितना है। प्रारंभिक अवस्था जिसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज, इस अवस्था में बालक क्या करता है? प्रारंभिक अवस्था में बालक गिनतियों को पहचानना, गिनना, परिमाणात्मक अवस्था यानी परिमाण को निकालना, इन सबको सीखता है। जबकि संक्रियात्मक अवस्था में वह कैलकुलेशन करना, संख्याओं में छोटा बड़ा ढूंढना, उनको संख्या रेखा पर निरूपित करना, प्लस करना, माइनस करना, ये सब संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेशनल स्टेज के पार्ट माने जाते हैं। इसलिए सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1, इन ऑपरेशनल स्टेज, संक्रियात्मक अवस्था। तो इन सभी अवस्थाओं के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। एक बहुत सिंपल सा सवाल, अगर 4 मग पानी से एक बाल्टी भरी जा सकती है तो ऐसे 5 बाल्टियां कितने मग पानी से भरेंगे? बहुत सिंपल सवाल है, इसको हलवा सवाल हमारी भाषा में कहते हैं। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि 4 मग पानी से एक बाल्टी भर जाती है तो ऐसी 5 बाल्टियां भरने के लिए कितने मग की आवश्यकता होगी? और सबसे तेज मनोहर का, बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल था भाई। एक बाल्टी भरती है 4 मग में, 5 बाल्टी में कितने? आपने कहा 20 मग डालो तो 5 बाल्टी भर जाएंगी। बहुत बढ़िया, आपकी बात तो सबसे आसान सवाल था, सबने तेजी से उत्तर दिया है। सेशन शायद शेयर नहीं हुआ है भाई अभी आप लोगों के साथ, बच्चे बड़े कम हैं आज, क्या बात है। चलो एक और, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल गणित एक ऐसी स्थिति में होता है जहां ए बच्चे सूत्रों के अभ्यास में शामिल होते हैं और उन पर कार्य प्रदर्शन और परीक्षाओं का दबाव रहता है। गुड इवनिंग कादम्बिनी। गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक भाग होता है। बच्चों को दैनिक अभ्यास के माध्यम से गणित सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे श्रोता होते हैं और शिक्षक सक्रिय वर्णन करता होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जवाब अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। एनसीएफ का मीनिंग क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार स्कूल जो गणित होता है वो किस स्थिति में होता है। सबने कहा नमस्कार डिम्पल, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका। तो आपने कहा, सभी ने कहा बी बी बी, और एकदम सही जवाब है आपका। क्यों? क्योंकि बच्चों को दैनिक अभ्यास के माध्यम से गणित सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट बाउंड द स्टूडेंट। और बच्चे श्रोता हैं और मास्टर जी एक क्या है? एक नैरेटर है, एक सक्रिय वर्णन करते हैं। मास्टर जी तो सक्रिय हैं, बच्चे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। जैसे चल रहा हो भजन कीर्तन और बाबा जाने मन की बात, बाबा बैठे हैं सामने और बाबा सब उपदेश दे रहे हैं, छात्र ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे और टीचर दोनों का सक्रिय होना, दोनों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे को आप लर्निंग कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। एनसीएफ कहता है कि जब भी बालक को गणित पढ़ाया जाए, गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, तो बालक के दैनिक जीवन का एक भाग होना जरूरी है। तो वो बच्चे के दैनिक जीवन के भाग से निकला होना चाहिए, इसलिए गणित के बच्चों के जीवन का अनुभव का भाग होता है। एनसीएफ इस बात को कहता है और आप बच्चों पर दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि एनसीएफ 2005 क्या कहता है? लर्निंग विदाउट बर्डन। आप बच्चे पर बर्डन, दबाव नहीं डाल सकते। क्लियर है?
सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर बढ़ता हूं आगे, ये रहा। अपहरण 1:45 से 2 घंटे 25 मिनट पहले कितने बजा होगा? What time would it be 1:40 PM 2 hours 25 minutes ago? तो what time it would be, क्या समय होगा 1:45 से 2 घंटे 25 मिनट पहले कितना बजा होगा, ये आपको बताना है। 11:20 AM, 12:10 AM, 11:20 PM या फिर 12:10 PM। और यहां पर सबसे फास्ट आंसर वो मुझे मिल रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं ए। क्या बात है। देखो, अगर सवाल को आसान करने की बात करें तो 1:45 से लिखा है ना यहाँ पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस फॉर्मेट को ट्रेन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ट्रेन में जो टाइम चलता है ना वो 1:45 2:45 PM नहीं चलता। वहां पर क्या होता है, +12 ऐड करके चलता है। यानी अगर हम इस 1:45 की बात करें, अगर इसमें 12 ऐड कर दूं 12 घंटे, तो 13 घंटे 45 मिनट का टाइम है। सबसे आसान तरीका। तो 13:45 से 2 घंटे 25 मिनट पहले क्या टाइम होगा? 45 से 25 घंटा है 20, और 13 से 2 गए तो 11 AM, क्योंकि ये PM था। कम करोगे तो AM पे आ जाएगा। तो 11:20 AM, यानी एकदम सही जवाब। अरे वाह, आज के सवाल तो बड़े आनंददायक हैं। आप सभी लोगों के उत्तर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। डिम्पल, मनोहर, कादम्बिनी, आकांक्षा, मेडिटेशन, बहुत बढ़िया जवाब। खूबसूरती से आप लोगों के जवाब मुझे मिल रहे हैं। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों को व्यवस्थित करना केंद्रित होता है। मैं अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी लेवल, इट्स क्वेश्चन फॉर अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों को व्यवस्थित करना केंद्रित होता है आंकड़ों के संग्रह करने की विधियों पर, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण और व्याख्या पर, केवल आंकड़ों की व्याख्या पर या फिर केवल आंकड़ों के वर्गीकरण पर। जवाब मिल रहा है ABCD के रूप में, ABCD। क्या बात है, आज तो आनंद ही आनंद है। और बी एक्रेडिटेड बाय द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सही सर, एकदम सही कहे हैं आप। बी, सबने कहा बी, बिल्कुल। देखो, प्राथमिक स्तर पर जब कक्षा 1 से 5 पर होता है, तो कक्षा 1 से 5 तक वह आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण और व्याख्या नहीं कर सकता। कक्षा 1 से 5 तक वो आंकड़ों को सिर्फ संग्रहित कर सकता है। मोर से मोर आप वो क्या कर सकता है, उनको वर्गीकरण कर सकता है, क्लासिफाइड कर सकता है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन करना नहीं कर सकता। इसलिए अपर प्राइमरी लेवल पर जो बालक काम करता है वो आंकड़ों को संग्रहित भी, कलेक्शन कर सकता है, उनको क्लासिफिकेशन कर सकता है और उनको इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है। तो राइट ऑप्शन था ये, जबकि प्राइमरी पर वो संग्रहण करने की विधियों पर डिपेंड होता है। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का, अच्छा प्रभावित करने वाले आंसर्स आ जा रहे हैं। चलो, एक और बड़ा आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर रखा है कि प्रियांशु के पास 780 रुपए थे, उसने 450 रेल के किराए में और 200 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे? प्रियांशु के पास 780 रुपए थे, उसने 450 रुपए रेल के किराए में और 200 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे? ए 100 रुपए, बी 130 रुपए, सी 124 रुपए या डी 127 रुपए। बड़ा आसान सवाल है, सबने कहा बी ऑप्शन रहेगा। सिंपल सवाल था, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल था। देखो, 780 रुपए उसके पास थे, 450 और 200 रुपए उसने खर्च कर दिए। उसने टोटल कितने खर्च कर दिए? 650 रुपए। तो 650 आपने इसमें से कम कर दिए, उसके पास अब 130 रुपए शेष बचे हैं। बहुत बढ़िया अरविंद जी, बहुत बढ़िया अरविंद, वेरी इफेक्टिव आंसर, बढ़िया। चलो, तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। CBSE ने किस महान गणितज्ञ के जन्म दिवस को गणित यानी GANIT, ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है? CBSE on the birthday of which great mathematician गणित, ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग announced as मैथमेटिक वीक? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी श्रीनिवास रामानुजन और डी भास्कर।
आर्यभट्ट, बहुत बढ़िया। अरविंद जी ने आंसर दे दिया है आर्यभट्ट, और मनोहर ने कहा है सी। तो सब ए, आर्यभट्ट के बारे में आप लोग सब जानते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, सी। ए और सी में, क्योंकि हम ए को बहुत जानते हैं, क्योंकि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। हमारे मनोज कुमार जी भी इस बात को कह के गए थे कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो आर्यभट्ट साहब ने बहुत ज्यादा काम जीरो पर किया, जीरो को आगे लाने वाले आर्यभट्ट साहब थे, है ना। लेकिन ये गलत जवाब है। आर्यभट्ट साहब के नाम पर सीबीएसई ने गणित सप्ताह मनाने की बात नहीं की है, तो ये गलत जवाब है। मैं बता देता हूं, पर आर्यभट्ट साहब ने पाई के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण दिया, और पाई को एक नाम दिया और एक वैल्यू दिया, जिसको भी कोई नहीं तोड़ पाया है। इनकी बुक का नाम था 10 गीतिका। ब्रह्मगुप्त जी की बात करें तो ब्रह्मगुप्त जी ने बीजगणित पर बहुत ज्यादा काम किया, जीरो का सब सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले यही थे, और इन्होंने कुहक नाम के गणित ग्रंथ की रचना की, कुहक, जिसका नाम था कुहक। और सबसे फेमस था इनका फॉर्मूला कौन सा, जो पेपर में पूछा गया है, चक्रीय चतुर्भुज का। चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला इन्होंने दिया, साइक्लिक क्वाड्रेटर का फॉर्मूला जो ये था, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इन्होंने दिया था हेरॉन्स फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके। ठीक है, बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी की। गणित के क्षेत्र में सर्वप्रथम योगदान देने वाले, 20वीं सदी के सबसे महान गणितज्ञ के रूप में इनको माना गया था, ठीक है ना। और इनके बारे में सबसे खास बात क्या थी, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जब ये पढ़ने जाते थे तो इनके बाकी विषयों में 0 आते थे, और गणित में 100 आउट ऑफ 100 आते थे, यानी पूरे नंबर इनको मिलते थे मैथमेटिक्स में। और सबसे खास बात क्या थी, इन्होंने कोई भी चीज को अपने कॉपी पर नहीं लिखा, ये सारे सवालों को बैठे बैठे खड़े खड़े माइंड में ही सॉल्व कर दिया करते थे। लगभग 13,000 एल्गोरिथम इनकी हैं जो अवेलेबल हैं। और नासा में इन्होंने काम किया था इनफाइनाइट सीरीज पर, अनंत श्रृंखला पर, नंबर सिस्टम पर। इनके नाम पर ही जब रमन हार्डी नंबर, रामानुज नंबर का जन्म हुआ था, वो बताऊंगा बाद में। और इतने इफेक्टिव इनके थे कि नासा में इनके एल्गोरिथम यूज हुए, ठीक है। और श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर ही सीबीएसई ने चैप्टर, श्रीनिवास अय्यर रामानुजन का पूरा नाम था, एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया अपनी बुक्स में। और 2015 में ये घोषणा हुई कि हर किसी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल में गणित सप्ताह मनाया जाएगा, जो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है ना। और 22 दिसंबर क्यों क्या गया, क्योंकि 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गणित के क्षेत्र में इनके असंख्य योगदान रहे। मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया बीमारी के कारण। अदरवाइज एक उभरता सितारा, बहुत बड़ा नाम करने वाला भारत का एक ये सुपुत्र होता। इसलिए दिमाग में क्यों, तो इसलिए श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर ही सीबीएसई ने गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की 2015 से। इज इट क्लियर? एक एक चीज क्लियर हो गई सबको। भास्कर जी थे, इन्होंने भी बीजगणित क्षेत्र में काम किया, इनकी किताब का नाम था लीलावती, ठीक है ना। तो सबके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, किसी का भी पूछ सकता है वो। अभी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। एक और, 1, 2, 5, 10, 17, 26 में अगली संख्या कौन सी है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके समक्ष, 1, 2, 5, 10, 17, 26 में अगली संख्या कौन सी है? फाइंड द नेक्स्ट नंबर। क्या होगी अगली संख्या? सवाल आपके सामने बड़ा आसान सवाल है। यस, ए 33, बी 37। ए भी मिला है, डिंपल ने कहा है ए, और यहां पर संजय बी बोल रहे हैं, मेडिटेशन आंसर दे रहे हैं 37। ओके, चेक करते हैं। देखिए 1, 2, 5, 10, 17 और 26। अब देखो अगर मैं इसको करूं तो मैंने 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में मैंने 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 में मैंने 5 जोड़ा तो 10 आया, 10 में मैंने 7 जोड़ा तो 17 आया, 17 में 9 जोड़ा तो 26 आया। अगली बार क्या जोड़ना चाहिए?
आप बताओ अगली बार क्या जुड़ेगा इसमें? आपने कहा हर बार एक ऑड नंबर क्रम से जुड़ रहा है, 1 3 5 7 9, तो अगली बार तो 11 आना चाहिए, जो इसको देगा 37। एकदम सही पकड़े हैं आप। हाँ, विषम संख्या जुड़ रही है आयुष, आपने एकदम सही कहा। चलिए आयुष, मैंने आपके नाम पर एक शॉर्ट बनाया था, आपने उसको कमेंट भी किया है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो आयुष को हमने कहा, इसलिए हमने एक शॉर्ट बनाकर आपको दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का डिफरेंस है एकदम। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोस्केल। एक आइसो, हाँ आपने मुझ पर कमेंट भी किया था। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यदि एंगल A बराबर 40 डिग्री हो तो B का मान बता दो। ABC is an isoscale triangle in which AB is equal to AC. If angle A is equal to 40 degree, so angle B is equal to what? 40, 70, 60 और 50। तो यहां पर आंसर में थोड़ा सा देखो, ये आइसोस्केल है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ये जो भुजा है AB वो AC के बराबर है। और आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसकी जितनी भुजाएं बराबर है किसी भी ट्रायंगल में, उसके उतने ही कोण बराबर होते हैं। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये B और A की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? आपने कहा B और A की BC कर लेना इसको। अगर B और A की हम बात करते हैं तो क्या होगा? आपने कहा कि सब तीनों कोणों का टोटल 180 होता है, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। तो ये 40 x और x को अगर जोड़े तो टोटल 180 होना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू कितना? 180 माइनस 40। x इज इक्वल टू कितना? 140 बटा 2, दैट इज 70। तो इसका B भी 70 होगा और C भी 70 होगा। तो राइट ऑप्शन अगर आपने 70 दिया है, दैट इज वेरी नाइस। 70 इज द राइट आंसर। हाँ, आप इसको B पढ़ रहे होंगे, दैट इज ABCD। मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो 70 आंसर है। एकदम बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से आपका जवाब मुझे मिला है, दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। चलो, किसी छात्र की अभ्यास पुस्तिका से लिया गया योगफल का अवलोकन करें। उसने 2 सवाल योग के किए, इस तरह से किए। 56 में 48 जोड़ा तो इतना आया उसके अकॉर्डिंग, 37 में 39 जोड़ा तो उसके अकॉर्डिंग इतना आया। तो द सम ऑफ द टेकन फ्रॉम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बुक, सो टेक ए लुक। अब आपको बताना है गलती किस तरह की है। इस सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इस तरह की गलती कौन सी है। तो ये त्रुटि जो है वो किस प्रकार की है? व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस? एक, गलत संक्रिया यानी रॉन्ग ऑपरेशन है। गलत कलन है यानी रॉन्ग एल्गोरिथम है। पुनर्वर्गीकरण यानी रिक्लासिफिकेशन एरर है। या डी, आधारभूत तथ्य की त्रुटि है। तो यहां पर देखिएगा, समझिएगा चीज को, और आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल में आपको उन चारों गलतियों के बारे में पता भी होना चाहिए, गलती कौन कौन सी होती है और क्या है। तो बी ऑप्शन मिलना है, रॉन्ग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं सबने कहा। चलो मैं इनको आपको एक एक करके बता देता हूं, है ना, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए ये हो क्या रहा है। इन सभी एरर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट से। देखो, रॉन्ग ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, गलत संक्रिया की जो मैं बात कर रहा हूं उसका मीनिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये बड़ा आसान है, इसको आप एक बार में समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा कोई संख्यात्मक चीजों को करने की बात करता है और वो चीजों को समझने की बात करता है, तो अगर वो किसी भी दिए ऑपरेशन को छोड़कर दूसरा ऑपरेशन करता है, यानी आपने कहा 56 में 48 को जोड़ो, और बालक ने 56 में 48 को जोड़ने के बजाय वो उसमें गुणा कर दे, भाग कर दे, घटा दे, नहीं, जो ऑपरेशन दिया है उसको छोड़ करके वो कोई दूसरा ऑपरेशन लगा दे, तो उसको गलत संक्रिया कहते हैं। कई बार होता है ना, बच्चे को बोला तो भाई इनको जोड़ो, इनको घटाओ, इनको भाग करो, बच्चा जोड़ने घटाने की जगह कुछ और ऑपरेशन कर दे, तो उसको बोलते हैं गलत संक्रिया, रॉन्ग ऑपरेशन। याद रहेगा। दूसरी बात करते हैं, गलत कलन विधि। इसका मतलब क्या है? अगर बालक गलत कलन विधि की बात करते हैं तो रॉन्ग एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? बालक सवाल को बाकी काम तो सारे सही करे, प्रोसेस गलत अपना ले। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया आयुष, जैसे मैंने कहा भाई 18 में 4 की गुणा करो, तो गुणा ऐसे होनी चाहिए ना, 4 8 32 और 4 एकम 4 3 7। बालक ने सब कुछ सही किया,
गुणा इधर से कर दी, ऐसे 4 एकम 4 और 4 अठे 32 ऐसे लिख दिया। तो काम तो गुणा दोष ने एकदम सही की है, लेकिन उसने क्या किया, प्रोसेस को गलत अपना लिया है, स्टेप्स को गलत यूज कर लिया है। तो जब बच्चा अपनी गलती में स्टेप्स को गलत यूज करता है तो उसको रॉन्ग एल्गोरिथम कहते हैं। पुनर्वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, जब बच्चा हासिल संबंधी गलती करे, क्या बोला, हासिल संबंधी गलती करे, हासिल में कैरी बोरो, उधार लेना भी शामिल है, या तो वो हासिल लगाना भूल जाए या उधार लेना भूल जाए, ठीक है ना, नहीं अलग नहीं करते, समझ लो आयुष। पुनर्वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, जब बालक किसी भी सवाल को करते समय हासिल का प्रयोग सही ना करे। जैसे मैंने कहा 18 में 39 जोड़ना है, तो बालक के 9 8 17 हासिल लगा 1 3 और 1 4 ऐसे लिख दिया, वो हासिल को प्रयोग ही नहीं कर पाया। तो अगर वो हासिल का प्रयोग ना करे, कैरी या बोरो का प्रयोग ना करे, तो वो समस्या क्या बन जाती है, उस समस्या को कहा जाता है पुनर्वर्गीकरण, याद रहेगा। अब बात करते हैं आधारभूत तथ्य की त्रुटि क्या है। जब बालक एक ही प्रश्न में एक से अधिक गलतियां कर दे, जैसे वो जोड़ भी गलत रहा है, हासिल का प्रयोग भी नहीं कर रहा है, गलत एल्गोरिथम भी यूज कर रहा है, यानी एक से ज्यादा गलती अगर वो निभा दे, हालांकि आधारभूत तथ्य की त्रुटि में जोड़ना, घटाना, बोर्ड से गलत कॉपी करना, ये सब शामिल है, तो उसको कहते हैं आधारभूत तथ्य की त्रुटि, बेसिक एरर। और इस सवाल में बच्चों को जरा आप अवलोकन करते हैं, चारों चीज आपको पता लग गई ना। अब देखते हैं 8 से 14 का 4 का होना चाहिए, हासिल लगा 1 5 4 9 1 10, उसने सब काम सही किया, लेकिन उसने 6 और 8 को गलत जोड़ दिया। और गलत जोड़ना क्या कहलाता है, एक गलती। 9 और 7 16 का 6 का, 3 और 3 6 और 1 7 होना चाहिए, तो यानी उसको जोड़ना सही से नहीं आ रहा है, ना ही वो हासिल का यूज, इसमें उसने हासिल का यूज नहीं किया, तो उसने मल्टीपल एरर्स कर दी हैं। और जब बच्चा एक ही प्रश्न में बहुत सारी गलती करे तो आंखें करो बंद और सोचो, ये तो बेसिक एरर है, उसे बेसिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करने नहीं आ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, आधारभूत तथ्य की त्रुटि, बेसिक एरर, इसको फंडामेंटल एरर के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। सारी चीज क्लियर है ना, वेरी गुड। तो ये चारों ऑपरेशन आपको पता होनी चाहिए। चलो एक और सवाल, कक्षा 2 का शिक्षक हल करने के लिए छात्रों को व्यवकलन पर निम्नलिखित शब्द समस्या देता है। 1, विक्की के पास 10 टॉफियां थी, वह अपनी बहन को 5 टॉफियां देता है। विक्की के पास अब कितनी टॉफियां हैं। इस प्रकार की समस्या निम्नलिखित में से कौन से या किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है। अच्छा, आपकी तरह है वो, अच्छा ओके। तो किस से संबंधित है, विस्तारण, पृथक्करण, दोहराव योग या संयुक्तीकरण, वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। कक्षा 2 का शिक्षक हल करने के लिए छात्रों को व्यवकलन पर निम्नलिखित सब समस्या देता है कि विक्की के पास 10 टॉफियां थी, उसने अपनी बहन को 5 टॉफियां दी, विक्की के पास अब कितनी टॉफियां हैं। इस प्रकार की समस्याएं कौन से श्रेणी मॉडल में आती हैं। 1, विस्तारण, पृथक्करण, दोहराव वाला योग, अरविंद ने कहा है दोहराव वाला योग, और संयुक्तीकरण। देखो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको हर एग्जामिनेशन में रखे मिल जाएंगे, और इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि सब मैथमेटिक्स की पेडागॉजी से रिलेट करते हैं। ओके ओके, चलो मैं बता देता हूं, सवाल को समझने की कोशिश करना। ये हमारे विक्की भैया हैं, इसके पास 10 टॉफियां थी, उसने अपनी बहन को 5 टॉफी 10 में से दे दी, तो ये टॉफी कैसी होगी, इससे जुदा हो गई। हाँ, वो हमसे जुदा हो गई, पृथक हो गई। यानी अगर कोई बालक अपनी चीज में से कुछ चीज अलग दे देता तो उससे अलग होगी ना, पृथक नहीं हो गई। भाई 10 में से 5 चली गई तो उसके तो 5 जुदा हो गई ना उससे, तो 5 ही रही ना, तो उसको बोलते पृथक्करण। या राइट ऑप्शन था पृथक्करण। अब मैं विस्तारण की बात बताता हूँ, विस्तारण क्या होता है। अगर विक्की को बोला जाता कि विक्की के पास 10 टॉफियां थी, उसकी बहन ने उसे 5 टॉफियां और दे दी, तो उसके पास 15 हो जाती ना, तो उसकी टॉफियों को एक्सपेंशन हो जाता, उसकी चीज का एक्सपेंशन हो जाता, उसको बोलते हैं विस्तारण, वृद्धि कारक भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं संयुक्तीकरण की। संयुक्तीकरण का मतलब क्या है, जो ये विस्तारण है और संयुक्तीकरण, इनमें बहुत छोटा सा अंतर है, प्लीज उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या कहा, विस्तारण और संयुक्तीकरण में सिर्फ एक चीज का अंतर है, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, और ये सीटेट में सवाल आ चुका है, संवर्धन और पृथक समुच्चयन में सवाल आ चुका है 2 बार, समझने की कोशिश करिएगा।
तो अगर मैं बात करता हूं संयुक्तिकरण की तो समझाऊंगा आपको, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा यहां पर हमारा टिल्लू और बिल्लू है, दोनों की भाषा को समझना। टिल्लू बिल्लू है, टिल्लू के पास 10 टॉफियां हैं, बिल्लू के पास 8 टॉफियां हैं, है ना। अगर बिल्लू अपनी 8 टॉफियां टिल्लू को दे दे तो अब बताओ टिल्लू के पास कितनी टॉफियां हैं? आप बताएंगे मुझे मैं क्या बोल रहा हूं। टिल्लू के पास 10 टॉफियां थी, बिल्लू ने उसे अपनी 8 टॉफियां दे दी, अब टिल्लू के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? आपने कहा 18, है ना, 18 हो गई ना, 18 हो गई ना। तो ये है टिल्लू की टॉफियों का विस्तार, एक्सपेंशन। अब सवाल सही सेम है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका बदला है। क्या बोला सवाल में देखना। अब मैंने सवाल किया टिल्लू के पास 10 टॉफियां हैं, बिल्लू के पास 8 टॉफियां हैं। अब टिल्लू व बिल्लू दोनों के पास कुल कितनी टॉफी हैं? अब सवाल यह है ना, टिल्लू के पास और बिल्लू के पास, उन दोनों के पास कुल कितनी टॉफी हैं? आपने कहा 18। देखो दोनों कंडीशन में 18 आंसर है, लेकिन अंतर देख रहे हैं आप। अगर वो अपनी टॉफी टिल्लू को दे देता तो टिल्लू की टॉफी का एक्सपेंशन हो जाता, दैट इज विस्तारण। अगर आप दो लोगों की चीजों को एक साथ जोड़ करके दोनों का नाम लेके बता रहे हो, दैट इज एक्सपेंशन, नहीं दैट इज कॉन्जुगेशन, संयुक्तिकरण। टिल्लू बिल्लू को नहीं मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो टिल्लू और बिल्लू दोनों को बोलेगा तो क्या होगा? संयुक्तिकरण। सिर्फ एक के बारे में पूछेगा, इंडिविजुअल पूछेगा तो एक्सपेंशन, मल्टीपल पूछेगा तो कॉन्जुगेशन। याद रहेगा, कोई डिफरेंस तो नहीं है। ओके, अब ये बचा दोहराव वाला योग। जैसे टिल्लू ने कहा मेरे पापा मुझे मंडे में 2 रुपए, वेंसडे में 2 रुपए, फ्राइडे में 2 रुपए देते हैं, और मुझे कितने रुपए मिलते हैं? ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या करें? देव कह रहे अनअकैडमी बेकार है, करियर विल, और समझाने में क्या कहना चाहते हैं देव, ठीक है। तो क्या समझ में आया? दैट इज 2 2 2। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहां पर, आपने देखा, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए आपने व्यक्तिक भिन्नता पढ़ी सुनी होगी, देव तिवारी, व्यक्तिक भिन्नता आपने सुनी होगी। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है हर एक बालक हर एक शिक्षक से नहीं समझ सकता। हर एक बालक की सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है, इसको व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। इसी कारणवश किसी का टीचर कोई फेवरेट होता है, किसी का टीचर कोई फेवरेट होता है, बेकार कोई टीचर नहीं होता है ना। तो कंडीशन कहाँ है? वो आपकी व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड है, आपको कौन अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है ना। बात समझ रही ना मेरी बात को? तो ये आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। तो इसमें कोई बुरा अच्छा लगने वाली बात नहीं है, वो अपने अपने व्यूज हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर लोग अपने व्यू रख सकते हैं और भी रख सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो आपको जहां अच्छा लगे आप पढ़ें, स्वतंत्र हैं आप, तो हम भी स्वतंत्र हैं, है ना। तो चॉइस आपकी है, आप जिस पर चाहें पढ़ सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है। ओके देव, सो डोंट वरी, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। ओके चलो समझते हैं सवाल। अब ये क्या हुआ? दोहरा वाले योग की हम बात करते हैं। 2 2 2। अब दोहरा वाला योग का मतलब क्या है कि एक ही नंबर का रिपीटेशन जब आप ऐड करते हो, जैसे आपने कहा 2 2 4 6, है ना, 2 2 4 2 6, तो या तो आप 2 2 को जोड़ लें तो ये 6 होगा, या फिर आप सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज अ रिपीटेड सम, यानी एक ही नंबर को रिपीट करके ऐड करना रिपीटेड सम कहलाता है। तो शायद आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी मैंने क्या बताया। तो दैट इज द राइट आंसर, दैट इज क्या हुआ? पृथक्करण। अब चारों मैंने बता दी हैं आपको डिटेल में, आगे बढ़े। चलिए, एक शहर में 25,547 निवासी हैं और शहर बी में 42,679 निवासी हैं। तो एक साथ एक शहर ए और बी के निवासियों की कुल संख्या कितनी है? ओके लेट्स सी, देखते हैं। और एक बात और बताऊं, मैं तो जानता ही नहीं करियर विल है क्या, मुझे तो पता भी नहीं है कि करियर विल क्या है। तो अब ये मेरी व्यक्तिगत भिन्नता, मैं नहीं जान पाता हूं ये क्या है ना। चलिए, तो
तो देखते हैं निवासियों की कुल संख्या कितनी है। 79,236, 69,236, 69,246, 68,236। डी ऑप्शन बहुत सिंपल सा था, कुल संख्या पूछी थी तो भाई 25,000 एक जोड़ का सवाल था, सिंपल। 42,689, 9 और 6, 9 और 7 16, 8 4 12 और 1 13, 6 5 11 और 1 12, 5 2 7 और 1 4 2 6। राइट ऑप्शन डी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। ओके, चलो तो आगे बढ़े, लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। एक और सवाल, ओहो इतना आसान सवाल मैं क्यों दे रहा हूं आप लोगों को। चलो ये आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आप लोग अपने आप को सुखद महसूस करें, मोटिवेट होने के सवाल भी समझ में आ रहे हैं। 2 टफ सवाल, 2 आसान सवाल। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, 5,869 में से 2,864 को घटाओ तो किसके बराबर आ जाए। बड़ा ही आसान सवाल था, क्योंकि 9 में से 5 गए, 4 गए 5, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे, ये तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए रख दिया आपको। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 2 गया 3, दैट इज द राइट आंसर। हाँ, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मे बी आज का सेशन आपको बहुत सुखद अनुभव वाला रहा होगा। काफी अच्छे सवाल आप लोगों ने आज किए, काफी बढ़िया तरीके से आपने सवालों को समझा और अच्छे से आपने इनको रेस्पॉन्ड किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए जबरदस्त रहा होगा और आपने इस सेशन को बड़े प्रेम पूर्वक समझा होगा, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। तो तब तक के लिए इजाजत, मुझे दें इजाजत, और मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच।